जय माता दी। क्लास एट्थ की सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम है इट्स सो हैपेंड का ये लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया में पुराने टाइम पे किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, कि क्या सिस्टम था। क्या अब की तरह ही स्कूल्स थे, अब की तरह ही टीचर्स थे, अब की तरह ही सब कुछ जो करिकुलम वगैरह होता है ऐसा होता था, या कुछ और था। तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि कुछ और था, अलग तरीके की एंशियंट एजुकेशन सिस्टम जो था वो अलग तरीके का था। तो पार्ट वन हम देखते हैं। Did you know that India has been the center of learning since ancient time? How did we know come to know about this? हम सब जानते हैं कि इंडिया जो था वो एंशियंट टाइम में भी एक सेंटर ऑफ लर्निंग था, कि मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज थी जहाँ पे लोग एजुकेशन लेने के लिए आते थे। मतलब कि कुछ जैसे तक्षशिला, नालंदा, इन सब का नाम सबने सुना हुआ है, तो हम सब जानते हैं। और फिर यहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं, यहाँ की जो वैल्यूज हैं, हमेशा से ही पुराने टाइम से ही बहुत अच्छी बनी हुई हैं। तो ये सब हमें पता कैसे चला? ऑफ कोर्स हमें पुरानी जो चीजें हैं उनसे हमें पता चला है। देयर आर इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन्स एंड कॉपर, पाम लीफ रिकॉर्ड्स एंड अवर स्क्रिप्चर्स एज एविडेंसेस ऑफ हिस्टोरिक ओरिजिन ऑफ लर्निंग इन इंडिया। हम सबको पता है जैसे कि स्टोन्स और कॉपर पे लिखा हुआ जो कुछ लेख मिले हैं, पाम लीफ पे लिखे हुए कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं। इन सब से हमें जो इंडिया की हिस्ट्री है, जो इस टाइम पे होता था, वो हम सबको पता चला है कि किस तरीके से जो लर्निंग, ओरिजिन ऑफ लर्निंग हुआ था इंडिया में पुराने टाइम में। तो ये सब हमें इन सब चीजों रिकॉर्ड से पता चलता है। टुडे वी फॉलो एन इंडियन sorry today we follow an education system in which learning takes place through syllabus। और आजकल हमें पता है कि आजकल का जो सिस्टम है पढ़ाई का, उसमें सिलेबस होता है, करिकुला होता है, टेक्स्ट बुक होती हैं, असेसमेंट होती हैं और प्रैक्टिसेस होती हैं। इन सब को हम जानते हैं, क्योंकि सिलेबस, करिकुला, टेक्स्ट बुक एंड असेसमेंट्स, इन सब से कोई भी अलग नहीं रहा है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो भी और पढ़ रहे हैं तो भी आप सब जानते हैं कि किस तरीके से सिलेबस डिसाइड होता है, क्या करिकुलम होता है, टेक्स्ट बुक होती है, असेसमेंट होते हैं टाइम टू टाइम, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सके। हैव यू एवर थॉट व्हाट दीज वर लाइक इन द पास्ट? और क्या आपको पता है कि ये सब चीजें पास्ट में थी, या क्या हुआ करता था पास्ट में, कि पास्ट में क्या था, कि ऐसी चीजें थी या कुछ और, कोई और तरीके से होती थी चीजें। In this feature story, we will give you glimpses of इन एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं, ये जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं इसमें यही है कि हमारा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का था, किस तरीके से जो लोग थे वो पढ़ते थे, और कैसे कैसे वहां उस टाइम पे भी ऐसे ही चेक करने के लिए असेसमेंट वगैरह होते थे कि किसको कितना समझ में आया। तो ये सब हम सारा कुछ देखेंगे कि कैसे होता है। ओके, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। नाउ यू मस्ट have heard or read that travelers from various origins having different climates and cultures begin to visit parts of India from early times। हम सब ने पढ़ा है कि जैसे कि या तो हर्ड और रीड फ्रॉम ट्रैवलर्स की किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट कल्चर है इंडिया में, अलग अलग जगह पे अलग अलग ओरिजिन के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है, अलग तरीके के कल्चर्स हैं। मतलब अर्ली टाइम से ही हमने ये चीजें देखी हैं। टू देम इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ वंडर। और इसलिए जो लोग ट्रैवलर्स वगैरह आते थे और ये सब कुछ चीजें देखते थे, कि हर चीज, मतलब वो नहीं है कि यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, ये इंडिया में तो के लिए क्यों फेमस है, क्योंकि इंडिया में ही ये चीज देखने को मिलती है कि हर जगह पे, मतलब पग पग पे चीजें बदलती हैं, जो क्लाइमेट है, लैंग्वेजेस हैं, तो कल्चर्स हैं, इस तरीके से। तो इसलिए इंडिया को लैंड ऑफ वंडर कहा जाता है। द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, wealth, religious philosophies, art, architecture, as well as its educational practices had spread far and wide। और हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो फेम है, चाहे उसका कल्चर हो, वेल्थ हो, रिलीजन हो, फिलोसफीज हो, आर्ट, आर्किटेक्चर, कला का हो, चाहे कोई धार्मिक चीजें हो, हर जगह पे ही, और जो इसके एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं, ये हर जगह पे फैली हुई थी। The the education system of ancient times was regarded as
a resource for the knowledge, traditions and practices that guided and encouraged humanity. और उस टाइम पे जो था एजुकेशन सिस्टम था जो पुराने टाइम का, उसमें क्या था, उसमें नॉलेज थी, उसमें ट्रेडिशंस थे, रीति रिवाज थे, प्रैक्टिसेस थी, और साथ ही साथ में वो ये सारी चीजें किसको बढ़ावा देती थी, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देती थी, इंसानियत को बढ़ावा देती थी। कि इंडिया जितना हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, जैसा कि हर एक धर्म, हर एक अपनी जो वैल्यूज हैं, अपने ट्रेडिशंस है, उसको बचाए हुए है, और साथ ही साथ में ह्यूमैनिटी भी बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। सैलियंट फीचर्स ऑफ एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, तो हम यहाँ पे कुछ और फीचर्स देखने वाले हैं। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम कैसा हुआ करता था। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपने कुछ तो अपने मतलब बड़ों से सुना ही होगा, लेकिन कुछ मुख्य जो फीचर्स हैं वो हम देखने वाले हैं कि एंशियंट एजुकेशन सिस्टम कैसा हुआ करता था। फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेदा ऑनवर्ड्स और एंशियंट एजुकेशन सिस्टम evolved over the period and focused on the holistic development of the individual by taking care of both the inner and the outer self। हमने ये देखा है कि ऋग्वेदा के टाइम से ही, ऋग्वेद जो सुना होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वैसे ही ऋग्वेद था, उसके ऑनवर्ड्स हमने देखा है एंशियंट एजुकेशन सिस्टम जो था वो ज्यादातर फोकस क्या करता था, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब हर इंडिविजुअल का बोथ इनर एंड आउटर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कि बाहरी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी दोनों ही चीजों का ख्याल रखता था। जैसे इंसान में स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इसके साथ साथ बाहरी तौर पे जैसे कि योगा वगैरह करके अपने आप को फिट रखना भी, मतलब हर दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और इन किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं। इस तरीके से इंडिया में सारी चीजों का ध्यान रखा जाता था। मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब पूर्णतावादी, मतलब अगर हिंदी में कहें साकल्यवाद कहते हैं इसे, कि मतलब पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता था। द सिस्टम फोकस्ड ऑन द मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मतलब उस टाइम के सिस्टम में क्या होता था कि सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता था, मतलब मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, की मतलब बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरीके का विकास होना चाहिए। ओके। It emphasized on the values such as humanity, truthfulness, discipline, self-reliance and respect for all creations। और ये चीज हम जैसे कि अभी मैंने पहले भी बोली थी कि हर ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो ह्यूमैनिटी, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई होनी चाहिए इंसान में, डिसिप्लिन होना चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर एक क्रिएशन के लिए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक ह्यूमन के लिए बहुत जरूरी होती हैं, और इंडियन जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से देखी जाती थी। तो इसमें अगर हम इस वर्ड की बात करें, सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन बोलते हैं जिसे, कि आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंड जो होता है, और इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। स्टूडेंट वर टोट टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर, और स्टूडेंट्स जो थे वो मतलब हर एक बैलेंस बना के रखते थे, मतलब ह्यूमन बींग्स, नेचर। उस टाइम पे अब ऐसे कहते हैं कि प्रकृति में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो हर चीज में बैलेंस बना के रखते थे। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द tenets of Vedas and Upanishad, fulfilling duties towards self, family, society, thus encompassing all aspects of life। तो मतलब उस टाइम पे क्या होता था कि हर एक एस्पेक्ट को, मतलब चाहे फैमिली हो, सोसाइटी और सेल्फ हो, मतलब सबसे पहले तो खुद अपनी ड्यूटी पूरी करो, फैमिली, सोसाइटी, हर चीज को ध्यान में रखते हुए लाइफ में। और जो होता था लर्निंग जो होती थी वो किस तरीके से होती थी, उपनिषद जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसमें हमारी जो वैल्यूज हैं वो लिखी हुई हैं। वेदास में वेद उपनिषद का नाम आपने सुना होगा, तो वो उनके थ्रू पढ़ते थे। उनके जो मतलब यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, टेनेट का मतलब होता है, टेनेट्स का मतलब कि हमारे जो सिद्धांत हैं, तो वो जो सिद्धांत थे लोगों के, वो सब कुछ कहाँ से सीखते थे, लर्निंग फॉलोड द टेनेट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स। तो वेद पढ़ते थे, मतलब संस्कृत का ज्ञान लेते थे बहुत अच्छे से। उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम था। एजुकेशन सिस्टम फोकस बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि लर्निंग के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब इनर और आउटर सेल्फ का दोनों का डेवलपमेंट होता था उस टाइम पे। इन अदर वर्ड्स द एम्फेसिस वाज ऑन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। और दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हेल्दी माइंड होना चाहिए, हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, कि साथ सीखने के साथ साथ बौद्धिक विकास के साथ साथ
अपना जो शारीरिक विकास है वो भी बहुत जरूरी है, और खुद को फिट रखना भी बहुत जरूरी होता है. यू कैन सी दैट एजुकेशन इन इंडिया हैज ए हेरिटेज ऑफ बीइंग pragmatic, achievable and complementary of life. तो हमने ये देखा है कि इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम था पहले का, उसमें सारी चीजें थी. उसमें क्या क्या था, अचीवेबल मतलब कि हर कोई मतलब उनको अचीव कर सकता था, पढ़ सकते थे उस टाइम पे, इस तरीके का प्रोसेस होता था. और जो था प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता था, तथ्यात्मक, कि व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा होता था कि उस टाइम पे कि किस तरीके से लोगों को डील करना है, या फिर मतलब मानसिक विकास के साथ साथ अगर आप सोशली लाइफ में वो चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, किसी से बोलना, अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट होना, ये सब कुछ नहीं आता, तो कोई एजुकेशन का कोई मीनिंग नहीं होता है. तो इस तरीके से मतलब वो होता है ओवरऑल डेवलपमेंट. आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, तो ही आपका एजुकेशन का मतलब होता है. तो इस तरीके से मतलब हर व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, और पूरक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ लाइफ मतलब कि संपूरक या पूरक टू लाइफ, कि मतलब लाइफ के लिए जरूरी होता है कि लाइफ को अच्छे तरीके से लीड करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं. व्यवहारिक ज्ञान भी लेना जरूरी होता है. सोर्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में मतलब किस तरीके से क्या क्या सोर्सेज थे उस टाइम पे. तो एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज द एजुकेशन ऑफ द वेदास, ब्रह्मणास, उपनिषद एंड धर्मसूत्रास. तो अभी हमने बात की थी कि किस तरीके से वो एजुकेशन लेते थे. वेद होते थे, ब्रह्मणास होते थे, उपनिषद होते थे, और धर्मसूत्रास होते थे, इनसे लेते थे. यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ आर्यभट्टा, पाणिनि, कात्यायन, मतलब कात्यायन जिसको बोलते हैं, एंड पतंजलि. इनके नाम तो आपने जरूर सुना होगा. आर्यभट्ट का नाम किसने नहीं सुना, पाणिनि का नाम, कात्यायन एंड पतंजलि, इन सब के नाम हमने सुने हुए हैं. देयर राइटिंग्स एंड द मेडिकल ट्रेटिसेस ऑफ चरका एंड सुश्रुता. और मेडिकल के क्षेत्र में हमने चरक और सुश्रुत का नाम भी सुना हुआ है. सुश्रुता एंड चरका वर ऑल्सो सम ऑफ द सोर्स ऑफ लर्निंग. डिक्टेशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन. तो मतलब दैट मीन्स कि उस टाइम के जो किस किस से तो पढ़ते थे, तो यहाँ पे बुक्स है वेदास, ब्रह्मास, उपनिषद एंड धर्मसूत्रास. और उस टाइम के जो फेमस लोग थे, जो उस टाइम के जो अच्छे अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे, अच्छे अच्छे आयुर्वेद मेडिसिन में उन्होंने खोज कर रखी थी, और साथ ही साथ में ग्रामर का जिनको बहुत अच्छा ज्ञान था, तो ये आर्यभट्टा, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, और इनके मेडिकल के क्षेत्र में चरक और सुश्रुता. तो इन सब के आपने नाम सुने होंगे कि ये बहुत ही फेमस हैं, और इन सब के नाम हमने सुने हुए हैं. तो यहाँ पे एक साइड में एक पिक दे रखी है, अ पेज फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा. ऋग्वेदा की यहाँ पे ऋग्वेद की एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है. तो इस तरीके से मतलब वो लोग इन्हें पढ़ते थे, इनसे ज्ञान प्राप्त करते थे. So this Birchmark manuscript of Rigveda was found in Kashmir. ये कश्मीर में मिली है. About 150 years ago ये मिली थी. It was used to prepare one of the earliest printed text of the Rigveda as well as an English translation. तो मतलब ये बहुत पुरानी यहाँ पे ये manuscript जो है वो मिली है. It is now preserved in the library in Pune, महाराष्ट्र. और अब ये जो है इसको संजो के रखा गया है, प्रिजर्व कर रखा है in the library in Pune, ओके, महाराष्ट्र. और यहाँ पे हम हेरिटेज का मीनिंग देखें तो हेरिटेज समथिंग दैट इज हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट, कि मतलब हम ये चीज हेरिटेज लेकर आ रहे हैं, कि मतलब हमने पीछे से ही इस चीज को हमने कंटिन्यू कर रखा है. तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं. और साथ ही साथ में आर्यभट्टा और इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, और नहीं सुना हुआ तो जरूर एक बार इनके बारे में पढ़ना कि ये कितने फेमस थे, आर्यभट्ट और ये सब. ओके आर्यभट्टा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ. ये फेमस मैथमेटिशियन थे, हम सब जानते हैं. ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द मेजर मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर्स, ओके, और एट द ऑफ द एंशिएंट टाइम आर्यभट्टा. और पाणिनि, पाणिनि का भी नाम आपने जरूर सुना होगा. पाणिनि जो थे, पाणिनि फेमस किस चीज में थे, ये पाणिनि संस्कृत फिलोजिस्ट थे, और साथ ही साथ में ग्रामरेरियन थे, कि मतलब ग्रामर का ज्ञान और ये सारी चीजें, ये स्कॉलर थे अपने टाइम के, एंशिएंट टाइम के, ओके. कात्यायन का नाम भी आपने सुना होगा, और पतंजलि का नाम भी सुना होगा. तो ये जो सारे थे ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं. कात्यायन के बारे में भी आपने सुना होगा. कात्यायन भी एक ग्रामरेरियन थे, मतलब कात्यायन जो है वो संस्कृत ग्रामरेरियन थे, मैथमेटिशियन थे, और एक वैदिक प्रीस्ट भी थे.
मतलब उस टाइम के पुजारी जिसे कहते हैं, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। ओके, तो ये सब भी आप ध्यान में रखेंगे। और पतंजलि की बात करें, पतंजलि भी काफी फेमस हैं। हम सब जानते हैं कि पतंजलि कौन थे। पतंजलि जो थे ये भी एंशियंट टाइम से हम बिलोंग करते हैं। और ये जो हैं पतंजलि, ये आयुर्वेदा के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे। हर्बल प्रोडक्शन उस टाइम पे जो होता था, आयुर्वेदा का नाम तो आपने सुना होगा, और ये पतंजलि की वजह से ही फेमस है। और चरखा और सुश्रुता की हमने बात करी ली कि ये जो हैं ये मोस्टली मेडिकल के फील्ड में हमने इनका नाम सुना है। उस टाइम के काफी अच्छे स्कॉलर रहे हैं, और दीज टू आर फेमस, क्योंकि उस टाइम पे जो है जब कोई भी इतना मेडिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस टाइम पे ये लोग इतने फेमस थे, इतने ज्ञानी हुआ करते थे। और ये जो सुश्रुता और चरखा हैं कि ये अपने जो मेडिकल के फील्ड में इन्होंने काफी कुछ किया हुआ है। अब आगे हम देख लेते हैं चैप्टर में, दैट इज पीछे के सेंटेंस से देखते हैं। डिक्टेशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन बिटवीन शास्त्राज लर्न डिसिप्लिन्स एंड काव्याज इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर। मतलब उस टाइम पे जो लोग पढ़ते थे, एंशियंट जो लोग थे, वो शास्त्र पढ़ते थे, मतलब डिसिप्लिन्स पढ़ते थे उनके थ्रू, काव्य से इमेजिनेटिव और क्रिएटिव लिटरेचर पढ़ते थे। दैट मीन्स काव्य, दैट मीन्स क्रिएटिव एंड imaginative literature. Source of learning were drawn from various disciplines such as इतिहास, हिस्ट्री, अन्वीक्षिकी मतलब लॉजिक, मीमांसा मतलब इंटरप्रिटेशन, शिल्प शास्त्र मीन्स आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र मतलब पॉलिटी एंड वर्ता एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड धनुर्विद्या मतलब आर्चरी। ओके, सो ये उस टाइम के सब्जेक्ट हुआ करते थे। जैसे आज हम मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल ये सब कुछ पढ़ते हैं, उस टाइम पे ये जो थे अलग अलग जो थे वेरियस डिसिप्लिन्स थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। इतिहास हम सब जानते हैं, हिस्ट्री को कहते हैं, अन्वीक्षिकी लॉजिक को कहते थे, लॉजिक जो सब्जेक्ट होता था। मीमांसा मतलब इंटरप्रिटेशन वाले सब्जेक्ट जो होते थे। शिल्प शास्त्र मतलब आर्किटेक्चर, कला और इनसे। और अर्थशास्त्र जैसे कि कौटिल्य की फेमस है ने अर्थशास्त्र लिखा था, मतलब अर्थशास्त्र दैट मीन्स पॉलिटी। और वर्ता एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ते थे। और धनुर्विद्या हम सब जानते हैं कि धनुष बाण चलाना, आर्चरी। अब यहाँ पे वेदास इन सूत्रा फॉर्म, मतलब इसमें एक पिक्चोरियल फॉर्म में भी साइड में दिया हुआ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मैट्रिक्स और फनेटिक्स, रिचुअल, एस्ट्रोनॉमी, इस तरीके के अलग अलग लिखे हुए हैं। विजुअल मैपिंग ऑफ द वेरियस डिसिप्लिन्स encompassed in the Vedas. Okay, physical education too was an important curricular area, and people participated in Krida, that means games, recreational activities, vyayam vyayama prakara, that means exercise, धनुर्विद्या मतलब archery, from acquiring martial skills and योग साधना, training the mind and the body among others। और आज की तरह जैसे हम कहते हैं कि मतलब ओवरऑल मतलब डेवलपमेंट के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज भी अच्छी होती हैं, उस तरीके से उन वो भी करते थे। इंपॉर्टेंट करिकुलर एरियाज होते थे जहाँ पे जो शिष्य होते थे वो क्रीड़ा करते थे। क्रीड़ा मतलब गेम, मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको, तो संस्कृत में तो गेम्स वगैरह करते थे। व्यायाम प्रकार मतलब एक्सरसाइज, व्यायाम भी होती थी। धनुर्विद्या, धनुष वगैरह चलाना सीखते थे। और इस तरीके से मतलब ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट होता था। योग साधना करते थे जिससे कि माइंड और बॉडी की ट्रेनिंग होती थी। तो इस तरीके से वो लोग भी ऐसे अदर वर्क्स करते थे। द गुरुज एंड देयर पीपल वर्कड consciously together to become proficient in all aspects of learning। और इस तरीके से वो मतलब जो गुरु होते थे और उनके जो शिष्य होते थे वो मतलब एक साथ मिलकर इस तरीके से वो पढ़ाई भी करते थे और साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज भी करते थे, जिन्हें हम ये सब कुछ कहते थे व्यायाम और क्रीड़ा, लाइक दिस। ओके, In order to assess people's learning, शास्त्रार्थ लर्न डिबेट्स वर ऑर्गेनाइज्ड। और मतलब जैसे कि हमारे असेसमेंट होते हैं, जैसे पहले हमने सब्जेक्ट्स की बात की, उस टाइम पे भी ऐसे सब्जेक्ट हुआ करते थे जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हमने बात की, जहाँ पे हमने बहुत फेमस पर्सनैलिटीज की बात की। उस तरीके से हमने सब्जेक्ट करने के बाद में को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या करवाया जाता था वो हमने देखा। अब जब हमारे असेसमेंट होते हैं तो वहां पे भी असेसमेंट की जगह पे क्या होता था कि मतलब बच्चों को कितना ज्ञान हुआ, जो शिष्य होते थे उनकी पढ़ाई किस तरीके से हुई, तो उस
तरीकों को पता करने के लिए कि मतलब उनको कितना समझ में आया, तो उस टाइम पे शास्त्रार्थ होते थे, दैट मीन्स लर्न डिबेट्स होती थी, डिबेट्स होती थी, आपस में डिस्कस करते थे, जिससे ये समझ में आ जाता था अगर आपको कुछ समझ में आएगा तभी तो आप इस तरीके की डिबेट्स में भाग ले सकते हो, डिबेट्स में कुछ बोल पाओगे। पीपल्स एट एन एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग गाइडेड यंगर पीपल्स, और पीपल्स मतलब जो शिष्य जो होते थे जो एडवांस स्टेज में पहुंच जाते थे, मतलब जो पढ़ लेते थे या ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, वो जो उनसे यंगर होते थे, जो शिष्य होते थे, जो उनको जो दैट मीन्स जूनियर्स जो होते थे उनको ज्ञान देते थे। देयर ऑल्सो एग्जिस्टेड द सिस्टम ऑफ पीयर लर्निंग लाइक यू हैव ग्रुप पीयर वर्क, और आजकल जैसे ग्रुप लर्निंग होती है उस टाइम पे भी पीयर लर्निंग होती थी। तो मतलब सारी चीजें मतलब उसी से कुछ चेंजेस हुए हैं मॉडर्न टाइम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है तो पुराने जमाने में कुछ होता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ए वे ऑफ लाइफ, मतलब किस तरीके से लाइफ में उनको जो है सारी चीजें किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, अब हम ये भी देखते हैं। इन एंशियंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड, मतलब जो पुराने टाइम में दोनों ही चीजें थी, फॉर्मल एजुकेशन भी थी और इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम भी था। Indigenous education was imparted at home in temples, pathshalas, stalls, uh, चतुष्पदीज एंड गुरुकुल्स। तो मतलब जो दोनों टाइप से फॉर्मल और इनफॉर्मल वे से एजुकेशन होती थी, मतलब होम्स में भी होती थी, घर पे भी होती थी। इंडिजिनस एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली इन पर्टिकुलर प्लेस, कि मतलब हर जगह पे उस टाइम पे वो चीजें होती थी कि पढ़ाया जाता था, होम पे भी होती थी पढ़ाई, टेम्पल्स में भी पढ़ाया जाता था, पुरानी पाठशालाएं होती थी, पाठशालाओं में भी पढ़ाई होती थी। टोल्स मतलब कि बंगाल साइड में उनको टोल्स बोलते थे, चतुष्पदीज होते थे, गुरुकुल्स होते थे, मतलब अलग अलग नेम होते थे अलग अलग प्लेसेस पे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ पढ़ाई से ही रिलेटेड होता था, हर जगह पे पढ़ाया जाता था। होम्स हो चाहे टेम्पल्स हो, पाठशाला हो, गुरुकुल हो। देयर वर पीपल इन होम्स विलेज एंड टेम्पल्स हु गाइडेड यंग चिल्ड्रन इन इम्बाइबिंग पायस वेज ऑफ लाइफ। इस तरीके से मतलब जो लोग होते थे घरों में, गांव में, टेम्पल्स में, मतलब जो छोटे बच्चे होते थे उनको जो लाइफ की वैल्यूज होती थी वो सिखाई जाती थी, अच्छी अच्छी चीजें बताते थे वो। टेम्पल्स वर ऑल्सो द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड टू इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ नॉलेज एंड आर एंशियंट सिस्टम। और मतलब जो मंदिर होते थे वो भी जैसे कि होते हैं ना मदरसे वगैरह और इस तरीके से, तो उस टाइम पे मंदिर भी सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करते थे, जहाँ पे अच्छी अच्छी नॉलेज की बातें बताई जाती थी, मतलब नॉलेज को प्रमोट किया जाता था, लोगों को सिखाया जाता था वहां पर। स्टूडेंट वेंट टू विहाराज एंड यूनिवर्सिटी फॉर हायर नॉलेज, और अगर उससे ज्यादा होती थी हायर नॉलेज के लिए, जैसे हम कॉलेज जाते हैं वैसे उस टाइम पे विहाराज और यूनिवर्सिटीज होती थी। विहार कहाँ क्या होते हैं, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, वो प्लेस उसको विहार बोलते हैं। तो विहार राज में और यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन होती थी। टीचिंग वाज लार्जली ओरल एंड स्टूडेंट्स रिमेम्बर्ड एंड मेडिटेटेड अपॉन व्हाट वाज टॉट इन द क्लास, और जो टीचिंग होती थी वो मतलब मोस्टली ओरल होती थी, और स्टूडेंट्स जो होते थे वो रिमेम्बर करते थे, मेडिटेट करते थे, जो भी कुछ पढ़ाया जाता था क्लास में उसको याद करते थे। गुरुकुल्स ऑल्सो नॉन एज आश्रमाज, मतलब आश्रम बोलते थे, गुरुकुल्स को आश्रम बोलते थे। वर द रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग, की मतलब वो रेजिडेंशियल प्लेसेस होते थे, मतलब जो लोग होते थे पुराने टाइम में, आपने मूवीज में भी देखा होगा, टीवी पे देखा होगा कि लोग आश्रम में रहते थे। आश्रम एक रेजिडेंशियल प्लेस होता था, वहां पर रह के आप ज्ञान प्राप्त करते थे। मेनी ऑफ दीज वर नेम्ड आफ्टर द सेजेस, और मतलब मोस्टली जो आश्रम होते थे उन आश्रमों के नाम उन साधुओं पे रखे हुए होते थे। जैसे किसी साधु का जो आश्रम है वहां पे वो पढ़ाते हैं, नॉलेज देते हैं लोगों को, तो उस साधु के नाम पे उस आश्रम का नाम होता था, गुरुकुल्स के नाम होते थे। सिचुएटेड इन फॉरेस्ट इन serene and peaceful surrounding, hundreds of students used to learn together in gurukuls। और ये जो होते थे ये फॉरेस्ट में, मतलब बिल्कुल शांत जगह पे, serene मतलब शांत, तो फॉरेस्ट में, जंगलों में एकदम शांत पीसफुल सराउंडिंग के साथ में वहां पर बनाए जाते थे। मतलब आजकल इस तरीके से पॉश एरिया में या फिर इस तरीके से नहीं होते थे
जो होते थे मतलब ऐसी जगह पे होते थे जहाँ पे साइलेंस होती थी, और वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एक साथ में गुरुकुल में रहते हुए पढ़ाई करते थे. वुमेन टू हैड एक्सेस टू नॉलेज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड अमंग द prominent women Vedic scholars who find reference to Maitreyi, Vishambara, Apala, Gargi, Lopamudra, to name a few. उस टाइम पे ये नहीं है कि वुमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, कि मतलब विमेन्स भी जो विमेन जो थी, सॉरी, विमेन जो थी उनको भी एजुकेशन दी जाती थी उस टाइम पे वैदिक पीरियड में, मतलब औरतें भी पढ़ती थी. और उस टाइम की जो स्कॉलर्स थी उनके कुछ नाम हैं, मैत्री, विशंभरा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा. इनके नाम आपने सुने होंगे कि ये जो विदुषियां थी, कि ये वो स्कॉलर्स थी उस टाइम की, और हमें हमारे यहाँ पे गार्गी पुरस्कार वगैरह देते हैं तो वो इन्हीं के नाम पे देते हैं कि ये कुछ फेमस हैं और स्कॉलर्स थी अपने टाइम की. ड्यूरिंग द पीरियड द गुरुज एंड देयर शिष्यास लिव टुगेदर हेल्पिंग ईच अदर इन डे टू डे लाइफ. पुराने टाइम में क्या होता था, उस टाइम पे जो एंशियंट टाइम में क्या होता था, गुरु और शिष्य जो थे वो साथ में रहते थे और डे टू डे लाइफ के काम एक दूसरे की हेल्प से करते थे. द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू हैव कंप्लीट लर्निंग, लीडिंग ए डिसिप्लिन लाइफ एंड रियलाइजिंग वंस इनर पोटेंशियल. और इस तरीके से ऐसा क्यों होता था कि वो क्यों रहते थे, एक तो उनकी कंप्लीट लर्निंग होती थी कि हमेशा अगर आप गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो आपको ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ऐसे कहते हैं ना कि एक पर्सन जो होता है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, उसके आप अगर कंपनी में रहेंगे तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स के बराबर है. तो वो एक तो कंप्लीट लर्निंग होती थी, साथ में डिसिप्लिन लाइफ होगी, कि मतलब अगर आप सोचो अपने टीचर के साथ में रहोगे तो आप कितने डिसिप्लिन रहोगे. और एक किसी का भी इनर पोटेंशियल पता करने के लिए ये सब कुछ मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना साथ में जरूरी होता था. तो जो गुरु और शिष्य होते थे वो साथ में ही रहते थे. स्टूडेंट्स लिव्ड अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर ईयर्स टुगेदर टिल दे अचीव देयर गोल्स. और जो बच्चे होते थे उस टाइम पे, जो शिष्य होते थे, वो अपने घर से सालों दूर रहते थे, जस्ट बिकॉज टू अचीव देयर गोल्स, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए. द गुरुकुल वॉज ऑल्सो द प्लेस वेयर द रिलेशनशिप ऑफ गुरुज एंड शिष्य स्ट्रेंथन्ड विद टाइम. और गुरुकुल में वो एक ये भी चीज होती थी कि जो गुरु और शिष्य साथ में रहते थे तो उनका जो रिलेशनशिप होता था वो स्ट्रांग होता जाता था टाइम के साथ में. ऑफ कोर्स हम किसी के साथ भी इतना टाइम स्पेंड करते हैं, हमें इमोशनल भी अटैच्ड हो जाते हैं और हमें साथ में इतना कुछ सीखने को मिलता है, तो ऑफ कोर्स हम अपने टीचर्स को इतना लाइक करते हैं. और वो अपने गुरुज के साथ में रहते थे, डे टू डे लाइफ स्पेंड करते थे, ईयर्स तक वहां पे रहते थे और काफी कुछ सीखते थे वहां पे रहते हुए. तो ऑफ कोर्स अटैचमेंट होना तो ऑब्वियस ही चीज है, उनका रिलेशनशिप जो होता था वो काफी स्ट्रांग हो जाता था. और जो गुरु होते थे वो भी शिष्य के बारे में सब कुछ जानते थे कि मतलब इनके क्या हैबिट्स हैं या फिर इनमें क्या पोटेंशियल है, इस तरीके से. वाई वाइल परस्यूइंग देयर एजुकेशन इन डिफरेंट disciplines like history, art of debate, law, medicine, etc., the emphasis was not only on the outer dimensions of discipline but also on enriching inner dimension of the personality. और उस टाइम पे ये सब कुछ पढ़ते थे, मतलब ऑफ कोर्स उस टाइम पे ये जो सब्जेक्ट्स होते थे, हिस्ट्री, आर्ट ऑफ डिबेट, लॉ, मेडिसिन, ये सब कुछ गुरु सिखाते थे. लेकिन इसके साथ साथ में आउटर डायमेंशन के साथ में इनर डायमेंशंस जो होती थी उनको भी वो फ्लोरिश करते थे उस टाइम पे, उनको भी वो बढ़ावा देते थे कि पर्सनैलिटी में, कि मतलब इंसानियत हुई या फिर किसी से आप ये हो कि रिलेशनशिप्स की बात हुई या अदर आप में कोई पोटेंशियल है तो उसको बाहर निकालना, कि आपको क्या लाइक है क्या नहीं है, या फिर किस चीज में आप बहुत आगे जा सकते हो. आप धनुर्विद्या सीखना चाहते हो, आप में वो अलग से पोटेंशियल है तो आपको वो सिखाया जाता था. इस तरीके की चीज जो होती थी वो ज्यादा अच्छे से हो पाती थी उस टाइम पे. तो this was the part 1 of this chapter and we are going to do now part 2 of this chapter. और यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स हैं. इन पार्ट 1 यू हैव रीड अबाउट द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन आश्रम्स एंड गुरुकुल्स एंड द वे ऑफ लाइफ इन दैम. और हमने पार्ट 1 में ये देखा कि आश्रम होते थे उस टाइम पे, गुरुकुल होते थे, फेमस पर्सनालिटीज कौन सी हैं, कि मतलब कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ स्कॉलर्स विमेन भी हैं और उनके नाम हमने देखे. आश्रम में रहते हुए गुरुकुल में किस तरीके से मतलब पढ़ाई करते थे वो लोग, और ये हमने एंशिएंट टाइम की चीजें देखी हैं. दिस सिस्टम कंटिन्यू टू फ्लरिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा एंड द सब्सिक्वेंट पीरियड्स. और इस तरीके से ये जो सिस्टम था वो किस तरीके से टाइम टू टाइम और ज्यादा अच्छा होता गया. बुद्धा के टाइम आया, उसके बाद में भी और चेंजेस आते गए इसमें. तो पार्ट 2 देखते हैं हम. मैनी मोनेस्ट्रीज, विहारास, दैट मीन्स विहार जो होते हैं जिसमें मतलब मॉन्क्स वगैरह रहते हैं,
a place where monks live and worship. Okay, were set up for monks and nuns to meditate, debate, and discuss with the learned for their quest फॉर नॉलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इसमें जो मोनेस्ट्रीज विहाराज में रहते हुए मॉन्क्स वगैरह थे, नन्स थे, वो मेडिटेट करते थे, डिबेट करते थे, डिस्कस करते थे जो भी उन्होंने पढ़ा हुआ होता था, क्योंकि उनमें नॉलेज की एक क्वेस्ट होती थी कि मतलब उन्हें नॉलेज प्राप्त करनी है. तो वो डिबेट्स के थ्रू, बहुत जो स्कॉलर्स होते थे उनसे अगर आप बात करोगे, डिबेट करोगे, और जो नोन टू है अगर वो उसके बारे में जानता है उससे आप बात करोगे, तो आपको और अच्छा सा सीखने को मिलेगा. अराउंड दिस विहाराज अदर एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग डेवलप्ड विच अट्रैक्टेड. और ये जो विहार्स होते थे जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते थे, शिष्य पढ़ाई करते थे, उसके बाद में इनके आसपास में हायर लर्निंग के लिए भी सेंटर्स खोले गए कि आगे का जो लोग पढ़ना चाहते थे और हायर एजुकेशन लेना चाहते थे, विच अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सेलोन, जावा, नेपाल एंड अदर डिस्टेंट कंट्रीज. और इस तरीके से मतलब ये जो विहार थे इनके साथ में और अच्छे से हायर एजुकेशन के लिए जो प्लेसेस बनने लगे उसके बाद में, तो इन्होंने हर जगह से जो बच्चे थे, जो शिष्य थे, उनको वो पढ़ाई के लिए आने लगे, जैसे कोरिया, तिब्बत वगैरह, मतलब अदर कंट्रीज से भी आने लग गए और वहां पर रहकर वो शिष्य जो थे वो नॉलेज गेन करते थे. विहाराज एंड यूनिवर्सिटीज. तो अब हमने विहाराज के बाद में बात की, तो और हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज की जरूरत होती थी, तो यूनिवर्सिटीज से भी बच्चे बाहर आके वहां पे रहने लगे. जातका टेल्स मतलब जातक, जातक जो कहानियां आपने पढ़ी होगी, जातक कहानियों के नाम आपने बहुत बार यूट्यूब वगैरह पे भी जातक टेल्स सुने होगी. तो जातका टेल्स अकाउंट्स गिवन बाय जुआंगजेंग एंड आइकिंग. Chinese scholars as well as other sources tell us that king and society took active interest in promoting education. उस टाइम पे जब मतलब जातक टेल्स से हमें, जातक टेल्स से हमें ये पता चलता है कि दिस इज अकाउंट गिवन बाय द जुआनजेंग एंड आई किंग. ये चाइनीज स्कॉलर्स थे, इन्होंने मतलब, और किंग्स वगैरह थे, इन सब के थ्रू सोसाइटी as well as other sources थे कि that tell us that kings and society took एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग एजुकेशन. मतलब उस टाइम पे ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हमें जातक टेल्स में और ये जो ज़्वांगज़ैंग और आई किंग की जो हैं उनसे हमें ये पता चलता है. साथ ही साथ में उस टाइम पे इन सब रिसोर्सेज से हमें ये पता चलता है कि जो किंग थे, उस टाइम की जो सोसाइटी थी, वो सब एजुकेशन को प्रमोट करना चाहती थी. सब चाहती थी कि और हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जाएं, और अगर चीज़ों की ज़रूरत है तो वो कंट्रीब्यूट करती थी उन सब चीज़ों के लिए, कि मतलब पैसे वगैरह इकट्ठा करना और विहार्स बनाना, यूनिवर्सिटीज बनाना. तो सब मतलब इंटरेस्ट लेते थे और एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे. एज ए रिजल्ट मेनी फेमस एजुकेशन सेंटर केम इनटू एग्जिस्टेंस. और यही वजह थी कि सोसाइटी और किंग वगैरह थे उस टाइम के जो राजा थे, वो इंटरेस्ट दिखा रहे थे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इसलिए बहुत सारे एजुकेशन के सेंटर्स बने. फिर among the most notable universities that evolved during the period was situated at Takshila, Nalanda, Vallabhi, Vikramshila, Odantapuri एंड जगदल्ला. इन सब के नाम आपने जरूर सुने होंगे. इनसे कोई भी मतलब, और भी अगर आपने नहीं सुने हैं तो तक्षशिला और नालंदा तो सुना ही है. इसके साथ साथ में वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी और जगदल्ला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे. ये भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जाते थे और यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हुआ करते थे उस टाइम पे. दिस यूनिवर्सिटी डेवलप्ड इन कनेक्शन विद बिहाराज. मतलब बिहार से ये कनेक्टेड होती थी कि मतलब बिहार के बाद में मतलब फर्दर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज बनाई गई. तो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी. दोज एट बनारस, नवदीप, कांची डेवलप्ड इन कनेक्शन विद टेम्पल्स एंड बिकेम सेंटर ऑफ कम्युनिटी लाइफ इन द प्लेस वेयर दे वर सिचुएटेड. और ये जो बनारस वगैरह, नवदीप, कांची, इन सब जगह पे ये जब बने थे, यहाँ के मंदिरों से, यहाँ की जो कम्युनिटी लाइफ थी, यहाँ से सब ये जो यूनिवर्सिटीज थी कनेक्टेड थी, इनका कनेक्शन था. क्योंकि जिस प्लेस पे वो सिचुएटेड हैं वहाँ के लोगों से तो वो कनेक्टेड होगी साथ में ही वहां पे इनको फुल मतलब जिस जगह पे अगर वो कनेक्टेड है वहां के लोगों के लिए फर्दर एजुकेशन करना आसान चीज थी. दीज इंस्टीट्यूशंस कैटर्ड ऑफ द नीड्स ऑफ द एडवांस लेवल स्टूडेंट्स. स्टूडेंट जॉइन द सेंटर ऑफ हायर लर्निंग एंड डेवलपमेंट देयर नॉलेज बाय म्यूचुअल डिस्कशन एंड डिबेट विद रिनाउंड स्कॉलर्स. अब इन इंस्टीट्यूशंस में क्या होता था, ये जो एडवांस लर्निंग के लिए ये काम आते थे, ये जो भी तक्षशिला, नालंदा हैं, ये सब कुछ हायर एजुकेशन एडवांस लेवल स्टूडेंट्स के लिए काम आते थे जो हायर लर्निंग करना चाहते थे.
और साथ ही साथ में इनमें नॉलेज डेवलप करने के लिए ये लोग म्यूचुअल डिस्कशन करते थे और डिबेट्स करते थे। उस टाइम पे सबसे अच्छा सोर्स यही होता था सीखने का, कि ये जो स्कॉलर्स होते थे, अपने से जो सीनियर्स होते थे, जिनको अच्छे मतलब उस फील्ड में काफी अच्छे होते थे, वो उनसे म्यूचुअल डिस्कशन करते थे और डिबेट करते थे। Not only this, there was also occasional summoning by a king to a gathering in which the scholars of the country of various viharas and university would meet, debate and exchange their views. ये सिर्फ अपने बेस पे ही नहीं करते थे, कुछ जो थे वो मतलब जो किंग्स वगैरह थे वो बुलाते थे, ये ऐसे ओकेजन्स होते थे जहाँ पे ये जो स्कॉलर्स आते थे, डिबेट्स होती थी बिहार यूनिवर्सिटीज और इनसे आते थे अलग 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 जगह से, और वो डिस्कस करते थे, मीटिंग करते थे, डिबेट करते थे, अपने व्यूज जो थे हर चीज पे वो एक्सचेंज करते थे ताकि सब लोगों को सीखने को मिले। In this section, we will give you glimpses of two universities of ancient period. These universities are considered among the best centers of learning in the world. इस आगे हम जो देखने वाले हैं, हम दो यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जो कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी थी एंशिएंट पीरियड की, और साथ ही साथ में ये जो थी ये बेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग थी इन द वर्ल्ड। दीज हैव बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। हम सब जानते हैं कि यूनेस्को जो है वो जो उनकी हेरिटेज साइट में अगर कोई भी नाम आता है तो वो नॉर्मल तो होता नहीं है, तो ये भी जो दो हम यूनिवर्सिटीज देखने वाले हैं ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो हैं वो शामिल की गई हैं। हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और नाम आपने जरूर सुना होगा तक्षशिला, दैट मींस तक्षशिला का नाम आपने जरूर सुना है, तक्षशिला दैट मींस तक्षशिला। In ancient times, Takshila was a noted center of learning, including religious teaching of Buddhism for several centuries. हम सब जानते हैं वहाँ पे बुद्धिज्म की टीचिंग करवाई जाती थी तक्षशिला में, और सेंटर ऑफ लर्निंग था वो बहुत सारी सेंचुरीज के लिए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे जो थे स्कॉलर्स थे वो यहाँ से पढ़े हुए हैं। इट कंटिन्यू टू अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अंटिल इट्स डिस्ट्रक्शन इन द 5th century CE। ओके, तो इसमें मतलब उस टाइम पे हर जगह से स्टूडेंट्स जो थे वो एजुकेशन लेने के लिए आते थे, हर जगह के बच्चों को इसने अट्रैक्ट किया था कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। जब तक कि इसका 5th century में डिस्ट्रक्शन हुआ था तब तक हर जगह से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। इट वॉज नोन फॉर its higher education, and the curriculum comprised study of ancient sculptures, law, medicine, astronomy, military science and the 18 शिल्पास और आर्ट। शिल्पास मतलब शिल्प्स, ओके, 18 शिल्प जो हैं आर्किटेक्चर, तो उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, सारे करिकुलम में सब कुछ इन्वॉल्व था, जैसे कि एंशिएंट टाइम के स्क्रिप्चर्स, जो लॉ थी, मेडिसिन थी, एस्ट्रोनॉमी थी, मिलिट्री साइंस थी। सोचो उस टाइम पे ये सारी एजुकेशन आपको कहीं पे मिल रही थी, ये उन यूनिवर्सिटीज में से एक थी। और यहाँ पे 18 शिल्प भी सिखाए जाते थे, मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी सिखाए जाते थे। तक्षशिला बिकम फेमस एज ए प्लेस ऑफ लर्निंग ड्यू टू इट्स टीचर्स एक्सपर्टाइज। हम सब जानते हैं कि कोई भी अगर चीज हो तो वो बिल्डिंग से तो फेमस नहीं होती है, या फिर वो दिखती सुंदर है इसलिए, या फिर बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है इसलिए फेमस हो जाती है। नो, उनके टीचर्स की वजह से होती है, उनमें कितने एक्सपर्ट्स काम करते हैं। अमंग इट्स नोटेड पीपल वर द लेजेंडरी इंडियन ग्रामरियन पाणिनि। उसमें से एक जो थे वो थे लेजेंडरी इंडियन ग्रामरियन पाणिनि, जो कि अब हमने बात की थी। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर एंड authored one of the greatest work on grammar called अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो होते हैं ना, कि मतलब अष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय जिस तरीके से, तो अष्टाध्यायी इन्होंने लिखी थी। ये एक फेमस थे, उन्होंने ग्रेटेस्ट वर्क किया है ग्रामर का जिसको अष्टाध्यायी बोलते हैं। इसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे अष्टाध्यायी को, कि इन्होंने ग्रामर पे अष्टाध्यायी लिखा है। देन सेकंड पर्सन की बात करें तो जीवक, जैसे जीवाका दैट मीन जीवक, नाम सुना होगा आपने हिंदी में। वन ऑफ द मोस्ट रिनोवेड फिजिशियन इन एंशिएंट इंडिया एंड चाणक्य, चाणक्य का नाम भी सुना है जिसे हम कौटिल्य कहते हैं, also known as Kautilya, a skilled exponent of statecraft was studied here। और जीवक और कौटिल्य थे वो उन दोनों की पढ़ाई यहीं पे हुई थी। जीवक जो थे वो एक फिजिशियन थे एंशिएंट इंडिया के, और चाणक्य जो जिसे हम कौटिल्य कहते हैं
वो भी हम जानते हैं कि कितने स्किल्ड थे स्टेट क्राफ्ट और उस ये जो दोनों थे ये यहाँ से पढ़े हुए थे. स्टूडेंट्स केम टू तक्षशिला फ्रॉम काशी, कौशल, मगध एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज इन स्पाइट ऑफ द लॉन्ग एंड arduous journey and they had to undertake. अब देखो कि यहाँ पे जो बच्चे आते थे, इतनी फेमस जगह थी, तो यहाँ पे जो बच्चे आते थे वो थे कि मतलब अलग अलग जगह से आते थे तक्षशिला में, जैसे काशी, कोशला एंड मगधा, मतलब मगध, काशी और कौशल से भी पढ़ने के लिए बच्चे आते थे. और यहाँ तक कि इतनी लंबी और थकाने वाली, अर्डुअस का मतलब क्या होता है कि टायर्ड कर देने वाली जर्नी, तो मतलब इतनी लॉन्ग और थकाने वाली जर्नी होती थी. इतने दूर दूर से लोग आते थे काशी, कौशल और मगध वगैरह से, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल की एजुकेशन थी, अच्छे टीचर्स थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी. अब यहाँ पे साइड में पोस्टेज स्टैम्प ऑफ इंडियन ग्रामरियन पाणिनि. तो हम सब जानते हैं कि इंडिया के कितने बड़े ये ग्रामरियन थे. तो ये जो पाणिनि की यहाँ पे एक जो है पोस्टेज स्टैम्प है, यहाँ पे आप देख सकते हो. आगे देखते हैं हम. तक्षशिला वॉज एन एंशिएंट इंडियन सिटी विच इज नाउ इन नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान. तक्षशिला जो थी उस टाइम पे, मतलब दैट मीन्स कि यहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन के बाद में ये पाकिस्तान में चली गई है, नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में है अब जो है तक्षशिला. इट इज एन इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड द यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट टू बी अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980. और जैसा कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में कि यूनेस्को ने इन दोनों को, जिन यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है. तो यूनेस्को ने इन्हें कब शामिल किया था? तक्षशिला को 1980 में. इट्स फेम rested on the university where Chanakya is said to have composed his अर्थशास्त्र. और इसका जो फेम है इस यूनिवर्सिटी का इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र लिखी हुई थी. अभी मैंने बताया उसमें पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी है और राजनीति. ओके. आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम डिस्कवर्ड ruins इन द मिड 19th सेंचुरी. और आर्कियोलॉजिस्ट जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उसने यहाँ के ruins मतलब खंडर जो थे वो सब कुछ डिस्कवर किए थे इन द मिड 19th सेंचुरी. ओके. अब रोल ऑफ द टीचर की बात कर लेते हैं कि मतलब कोई भी हो, सिलेबस हो, करिकुलम हो, कोई भी एजुकेशन का कोई भी एस्पेक्ट हो, अगर बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं टीचर का रोल तो होता ही है. टीचर्स हैव कंप्लीट ऑटोनॉमी इन ऑल एस्पेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट टू डिजाइनिंग देयर सिलेबी. और उस टाइम पे जो टीचर होते थे, मतलब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी, मतलब वो हर एक, उनको ऑटोनॉमी मतलब कि उनको फ्रीडम होती थी उस टाइम पे, फ्रीडम ऑन एक्ट्स वंस व्हील की, मतलब अपनी मर्जी से वर्क करते थे, मतलब किस तरीके से स्टूडेंट का सिलेबस डिजाइन करना है, कैसे क्या करना है, वो सब वो डिजाइन करते थे. Then when the teacher was satisfied with the performance of the student, the course concluded. और मतलब जब टीचर जो सेटिस्फाई हो जाता था कि स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस होती थी, उस टाइम पे ही कोर्स जो होता था वो खत्म होता था, कि मतलब जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो आया है वो ज्ञान देना जरूरी होता था, उसके बाद में ही उसकी एजुकेशन कंप्लीट मानी जाती थी. अब की तरह नहीं है कि आपके एग्जाम हुए और आप प्रमोट हो गए और खत्म. ओके. He would admit as many students as he liked that and taught what his students were keen to learn. और उस टाइम पे वो ये चीज़ें होती थी कि किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या पसंद है, उनको क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, और जो बच्चों को पसंद होता था, जो वो पढ़ना चाह रहे थे, जो वो विद्या प्राप्त करना चाहते थे, उनको उसी फील्ड में बहुत अच्छा कर दिया जाता था. डिबेट एंड डिस्कशंस वर द प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग. ये हमने थर्ड टाइम ये चीज़ देखी है कि डिबेट एंड डिस्कशन जो होते थे वो मेजर चीज होती थी वहां पे. प्राइमरी मेथड वही होता था, डिबेट एंड डिस्कशन से ही बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती थी. टीचर्स वर असिस्टेड बाय देयर एडवांस लेवल स्टूडेंट्स. और जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे जिनको वो पढ़ा चुके हैं, वो एडवांस हो चुके हैं, वो टीचर्स को असिस्ट करते थे, मतलब अपने गुरुज को असिस्ट करते थे. हमने एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात की है कि 1980s में जो था वो 80 में क्या हुआ था, तक्षशिला को यूनेस्को में शामिल किया गया. उसके जो वहाँ पे स्कॉलर्स कौन कौन थे, जैसे कौटिल्य थे, जीवक थे, और किस तरीके से वो फेमस हुआ, क्या क्या वहाँ पे पढ़ाई होती थी, स्कॉलर्स कौन कौन थे. इसी तरीके से हम एक और यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा व्हेन जुआंग जैंग visited it was called Nala and was
अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन वेरियस सब्जेक्ट। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ज़ुआंगज़ैंग एंड आई किंग, ये दोनों स्कॉलर्स थे उस टाइम पे। तो ये ज़ुआंगज़ैंग जो था वो नालंदा में विजिट करने के लिए आया था, ये लोग रुके भी थे वहां पे। तो उस टाइम पे इसे नाला कहा जाता था। और यहाँ ये जो सेंटर था ये हायर लर्निंग के लिए, मतलब वेरियस सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए जरूरी होता था। और द यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज वर्ल्ड। और हम सब जानते हैं जैसे तक्षशिला में आते थे, यहाँ पर भी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से यहाँ पे स्कॉलर्स पढ़ने के लिए आते थे। The Chinese scholars Ai Zhang and Zhuangzhang visited Nalanda in the 7th century CE। और अभी मैंने बताया ये स्कॉलर्स थे, यहाँ पे आए भी थे और रुके भी थे ऑलमोस्ट 2 years। तो ये 7th century CE में यहाँ पर आए थे, आई आई किंग एंड Zhuangzhang। ओके, दे हैव given vivid accounts of Nalanda। They have noted that as many as 100 discourses happened on daily basis in a variety of disciplines through द मेथड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस। इन्होंने देखे हंड्रेड्स ऑफ चीजें सिखाई जा रही हैं, वो जो सब्जेक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और मतलब अलग अलग मेथड से डिबेट एंड डिस्कशन वहाँ उस टाइम पे मेजर चीज हुआ करती थी, प्राइमरी मेथड हुआ करता था सिखाने का, उस तरीके से सिखाते थे। यहाँ पे पिक में भी देख सकते हो आई किंग की और ज़ुआंगज़ैंग की, यहाँ पे पिक दिखा रखी है। उस टाइम पे ज़ुआंगज़ैंग हिमसेल्फ बिकम ए स्टूडेंट ऑफ नालंदा टू स्टडी योग शास्त्र। योग शास्त्र पढ़ने के लिए ज़ुआंगज़ैंग वहाँ का स्टूडेंट बन गया था नालंदा का। वो विजिट करने आया था, एक स्कॉलर था, लेकिन वो भी योग शास्त्र पढ़ने के लिए वहां पे स्टूडेंट बन गया। ही हैज मेंशन्ड दैट द चांसलर ऑफ नालंदा शीलभद्रा वाज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योगा। क्योंकि उस टाइम पे जो चांसलर मतलब कुलाधिपति, मतलब उस टाइम पे जो हायर पोस्ट पे होता था, तो चांसलर कौन था, कुलाधिपति कौन था उस टाइम पे, शीलभद्र। तो शीलभद्र के मतलब उनको काफी नॉलेज थी, हायर लिविंग अथॉरिटी इन योगा, योगा के बारे में उनको काफी नॉलेज थी। उनके अंडर में रहते हुए ये योग शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय नालंदा यूनिवर्सिटी कवर्ड ए वाइड रेंज, ऑलमोस्ट द एंटायर सर्किल ऑफ नॉलेज देन अवेलेबल। और मतलब उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत वाइड रेंज, मतलब इतनी ज्यादा नॉलेज जो थी अवेलेबल थी। स्टूडेंट एट नालंदा स्टडीड द वेदास एंड वर ऑल्सो ट्रेंड इन फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड द आर्ट ऑफ वारफेयर। उस टाइम पे वेदास की नॉलेज तो होती ही थी, साथ साथ में अदर कितने सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं कि और भी बहुत अच्छी चीजें सिखाई जाती थी। आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हर एक फील्ड की नॉलेज दी जाती थी। पॉलिटिक्स क्या है, वॉरफेयर क्या है, एवरीथिंग। द एंशिएंट नालंदा वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th century CE टू 12th century CE। मतलब 5th century से लेकर 12th century के बीच में ये नालंदा जो था वो ज्यादा फेमस हुआ था एज द सेंटर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे मतलब एक पिक भी दे रखी है। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर, बिहार, इंडिया। जैसे कि तक्षशिला का बताया था कि अभी ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में है, उस तरीके से जो नालंदा है वो अब कहाँ पे है, राजगीर, बिहार, जो कि इंडिया में पड़ता है। नालंदा वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनेस्को डिस्कवर्ड द ruins ऑफ नालंदा महावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और अब इस नालंदा महावीरा को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को के द्वारा। और द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इन्वेस्टेड एज सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग। और अब जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है उसमें इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग्स के लिए एज ए न्यू सेंटर उसे बनाया गया है। रोल ऑफ कम्युनिटी, अब उस टाइम के एजुकेशन में कम्युनिटी का क्या रोल होता था, मतलब हमने यूनिवर्सिटीज देख ली, गुरु शिष्य क्या करते थे, किस तरीके से पढ़ाई होती थी, विहार्स होते थे, लेकिन रोल ऑफ कम्युनिटी क्या था उस टाइम पे। एट दैट टाइम नॉलेज वाज कंसिडर्ड स्केर्ड एंड नो फी सैक्रेड एंड नो फी वॉज चार्ज। उस टाइम पे जो नॉलेज थी वो काफी पवित्र चीज थी, उसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती थी। कॉन्ट्रीब्यूशंस टूवर्ड्स एजुकेशन वॉज कंसिडर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन। उस टाइम पे कॉन्ट्रीब्यूशंस होते थे लोगों के, वो डोनेशन का एक हाईएस्ट फॉर्म होता था कि मतलब आजकल डोनेशन जो होता है फोर्सफुली ना होकर या फिर आपको कंपलसरी नहीं है, लेकिन लोग कंट्रीब्यूट करते थे उसके लिए। ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी कंट्रीब्यूटेड इन सम फॉर्म ऑफ
और द अदर, जो सारे मेंबर होते थे सोसाइटी के, चाहे वो अमीर हो या फिर कोई किंग हो, मतलब जो भी मर्चेंट हो, वो सब अपने अपने मतलब हैसियत के हिसाब से मान लो या फिर अपने मर्जी के हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करते थे। फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट्स, वेल्दी पेरेंट्स एंड सोसाइटी। ज्यादातर ये जो सपोर्ट आता था वो कहाँ से आता था? जो रिच मर्चेंट्स होते थे, वेल्दी पेरेंट्स होते थे, पेरेंट्स भी करते थे कंट्रीब्यूट एंड सोसाइटी भी करती थी। Beside gift of building, the university received gift of land. This form, the free education was also prevalent in other ancient universities like Vallabhi, Vikramshila and Jagdallah. अब यहाँ पे क्या होता था कि गिफ्ट सिर्फ बिल्डिंग के नहीं देते थे, गिफ्ट लैंड के भी होते थे, कि मतलब कोई लैंड गिफ्ट में दे दी, किसी ने बिल्डिंग गिफ्ट में दे दी, वहां पे जो है गुरुकुल बन गया, वहां पे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती थी। तो इस तरीके से फ्री एजुकेशन हुआ करती थी उस टाइम पे। और ये जो एंशियंट यूनिवर्सिटी थी तो ये भी इसी तरीके से बनी थी, जैसे वल्लभी, विक्रमशिला, जगदल्ला, काफी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। और कंट्रीब्यूशन काफी उस टाइम पे कम्युनिटी का काफी अच्छा रोल होता था कंट्रीब्यूशन के लिए। एट द सेम टाइम इन द साउथ ऑफ इंडिया, अग्रहाराज मतलब अग्रहारा सर्व्ड एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। जैसे कि हर जगह पे अलग अलग थे, उसी टाइम पे साउथ में अग्रहाराज होते थे, मतलब जहाँ पे एजुकेशन मिलती थी, लर्निंग और टीचिंग के सेंटर्स हुआ करते थे। South Indian kingdoms also had other cultural institutions known as Ghatika, Brahmapuri. A Ghatika was a center of learning including religion and was small in size. Ghatika और ब्रह्मपुरी जो था, वहाँ पे भी जो कल्चरल इंस्टीट्यूट होते थे, वहाँ पे कल्चरल एजुकेशन मिलती थी। घटिका जो थे वो साइज में छोटे होते थे, अग्रहारा बड़े होते थे, बड़े सेंटर्स होते थे एजुकेशन के। इन अग्रहारा वॉज ए बिगर इंस्टीट्यूट, ए होल सेटलमेंट ऑफ द लर्न ब्राह्मीण विच its with its own powers of government and was maintained by generous donation from the society. और ये जो बड़े बड़े होते थे अग्रहाराज, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे पढ़ने के लिए, इसमें क्या होता था कि जो इसमें ब्राह्मण्स वगैरह पढ़ाते थे, और जो गवर्नमेंट होती थी डिफरेंट ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड वॉज मेंटेन्ड बाय, ये इनको मेंटेनिंग का क्या काम, कौन काम करता था कि मतलब डोनेशंस, जो सोसाइटी से डोनेशंस होते थे उन्हीं से काम होता था। उस टाइम पे फीस वगैरह नहीं ली जाती थी। जैसे टेम्पल्स, मठास मतलब मठ जो होते थे उस टाइम पे, जैन बसादीज एंड बुद्धिस्ट विहाराज ऑल्सो existed as other source of learning during this period. इस टाइम पे सिर्फ ये यूनिवर्सिटीज, अग्रहाराज ये ही नहीं होते थे, घटिकाज और भी चीजें होती थी, जैसे मठ होते थे, मंदिर होते थे, जैन बसादीज होती थी, बुद्धिस्ट जैसे जैन लोग बसादीज में एजुकेशन प्राप्त करते थे, बुद्धिस्ट लोग होते थे उनके लिए विहार होते थे, मंदिरों में होती थी, मठों में होती थी। तो एजुकेशन के बहुत सारे सोर्स होते थे उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड में इन सब जगह पे एजुकेशन दी जाती थी। कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और अब किस तरीके से वो आज भी कंटिन्यू है और क्या क्या हुआ है उसमें। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ आश्रम, इन टेम्पल्स एंड इन इंडिजिनस स्कूल्स। अब क्या हुआ है कि जो आश्रम वगैरह थे, मंदिर थे, अब वो चेंज होकर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्कूल्स बन गई हैं। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मकतबाज एंड मदरसाज बिकेम पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। मेडिवल पीरियड में क्या था, मकतब होते थे, मदरसा होते थे, यहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी। ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड indigenous education flourished in the India. This was an extension of the फॉर्मल सिस्टम दैट हैज टेकन रूट्स अर्लियर। इसमें क्या होता था कि इसमें फॉर्मल एजुकेशन दी जाती थी, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो एजुकेशन होती थी उसमें क्या होता था कि मकतबाज, मदरसाज होते थे, डिफरेंट डिफरेंट और प्लेसेस बना दिए गए थे। इसमें क्या होता था कि फॉर्मल एजुकेशन जो होती थी वो और ज्यादा फैलने लगी थी। दिस सिस्टम वाज मोस्टली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। और उस टाइम पे जो होती थी एजुकेशन वो मोस्टली रिलीजियस और स्पिरिचुअल होती थी, बौद्धिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। टोल्स इन बंगाल, पाठशाला इन वेस्टर्न इंडिया, चतुष्पदीश इन बिहार एंड सिमिलर स्कूल एग्जिस्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद में मतलब ये जो पुराने टाइम था उससे बाहर निकल के बाद में बंगाल में टोल्स बना दिए गए, पाठशाला बना दी गई, वेस्टर्न इंडिया में पाठशालाएं होने लगी, चतुष्पदीज होने लगे बिहार में। मतलब हर जगह पे अलग अलग नाम थे, लेकिन यहाँ पे सब जगह पे एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए एजुकेशन के ये पार्ट्स थे। ओके, local resources via donation supported education, references in texts and memoirs inform that villagers also supported Indian in southern India.
साउदर्न इंडिया, सॉरी। तो इस तरीके से क्या होने लगा, जो लोकल लोग थे वो डोनेशन के थ्रू एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। ये सारी चीजें हमें कहाँ से पढ़ने को मिली हैं, ये सारी हमें टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं, मेमोयर्स मतलब वृत्तांत पढ़ने को मिले हैं। विलेजर्स भी उस टाइम पे ये क्या क्या पढ़ने को मिला है कि उस टाइम पे जो विलेजर्स होते थे वो भी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन देते थे। तो साउदर्न इंडिया में ये बहुत ज्यादा देखा जाता था उस टाइम पे। आज वी अंडरस्टैंड द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स बोथ इनर एंड आउटर सेल्फ, thus preparing them for life। और हमने यही देखा है कि इसमें मतलब जो होता है कि पूरा प्रॉपर जो डेवलपमेंट होता था एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में, कि एक स्टूडेंट को अंदर से और बाहरी तौर पे लाइफ के लिए तैयार किया जाता था, कि मतलब उसको जीवन जीना है तो उस जीवन की सारी उनको की इनर और आउटर दोनों तरीके से उनको तैयार किया जाता था, कि मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, उनको हेल्दी बॉडी के साथ में हेल्दी माइंड, और उनका हर तरीके से डेवलपमेंट किया जाता था। एजुकेशन वॉज फ्री एंड नॉट सेंट्रलाइज। उस टाइम पे एजुकेशन जो थी वो फ्री थी और सेंट्रलाइज्ड नहीं थी, दैट मीन्स केंद्रित नहीं थी। इट्स फाउंडेशंस वर लाइड इन द रिच कल्चरल ट्रेडिशन। और इस तरीके से जो मतलब रिच कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडियन, देयर बाय हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ होलिस्टिकली। अब क्या होता है कि उस टाइम पे जो होता था कि मतलब जो इंडिया के जो रिच कल्चर थे वो सब डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। वो चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, मतलब चाहे शारीरिक हो, बौद्धिक हो, धार्मिक हो, किसी तरीके का हो, कलात्मक हो, किसी तरीके का डेवलपमेंट हो, उसमें जो इंडिया के जो पुरानी जो चीजें हैं, जो रिलीजियस डेवलपमेंट है, जो कल्चर्स और ट्रेडिशंस हैं, वो भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। Our present day education system has a lot to learn from the ancient education system of India। हम सब जानते हैं कि आज हमारे जो प्रेजेंट डे पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत कुछ सीखने को मिला है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से। देयरफॉर द स्ट्रेस इज बीइंग लेड ऑन द कनेक्ट लर्निंग टू द वर्ल्ड आउटसाइड द स्कूल। और इसलिए ये जो स्ट्रेस है कि मतलब इसको कनेक्ट करना है, कि जो पुराना था अब जो नया है आउटसाइड द स्कूल, एक बच्चे के किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। टुडे एजुकेशनलिस्ट रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड द मल्टीकल्चरल एजुकेशन, देयर बाय कनेक्टिंग द एंशिएंट एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज विद द कंटेम्प्रेरी लर्निंग। और आज की जो एजुकेशनलिस्ट हैं उन्होंने ये चीज उनको समझ में आ गई है, उन्होंने ये बताया है, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज कर लिया है कि किस तरीके से मल्टीलिंगुअल होना और मल्टीकल्चरल एजुकेशन, मतलब ये दोनों ही चीजें कितनी जरूरी है। मतलब आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, साथ ही साथ में मल्टीकल्चरल, इसलिए कि यहाँ पर जो पुराने जो थे ट्रेडिशन कल्चर्स वो भी जरूरी थे। तो आपको मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो सबको समझ में आ गया है। इसलिए सब लोग क्या कर रहे हैं, अब जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था उसको मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी उसको कंटेम्प्रेरी लर्निंग के साथ में मैच करके कहीं ना कहीं सिखाने की कोशिश की जा रही है। मतलब दोनों ही चीजों को जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुराने टाइम की जो एजुकेशन थी वो बेकार नहीं थी। जैसा कि आज हमने ये चैप्टर में पढ़ा है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम क्या होता था, उस टाइम पे भी ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता था, किस तरीके से वो सारी चीजें सीखते थे, वो अपना इनर और आउटर दोनों डेवलपमेंट करते थे, इनर एंड आउटर डेवलपमेंट पे ध्यान देते थे। हर चीज पे डेवलपमेंट, जैसे चाहे फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, स्पिरिचुअल हो, आर्टिस्टिक हो, हर डेवलपमेंट पे ध्यान देते थे, क्या क्या पढ़ाना है। और जब तक वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती थी स्टूडेंट की इंटरेस्ट से पढ़ाया जाता था। इस तरीके से मतलब जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, और कहीं ना कहीं ये कड़ी जोड़ने का काम करता है कि आज भी कहीं ना कहीं उसे लोग मिस कर रहे हैं। इसलिए वो जो पुराने वेदास कहीं पे संस्कृत वगैरह और इनका ज्ञान दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। It's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.